हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी एजेस 001। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी क्लास 12 की जो हमारी हिस्ट्री है उसका चैप्टर 3 जो था किनशिप क्लास एंड कास्ट उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो के अंदर था हमने थोड़ा बहुत जो था फैमिली के बारे में और मैरिजेस के बारे में जो था डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हमारे बाकी के जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है, ठीक है, जो कि बहुत आसान सा टॉपिक है, वो है गोत्र सिस्टम। ठीक है, अब ये गोत्र सिस्टम जो था बेसिकली क्या था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक गोत्र सिस्टम जो था बेसिकली एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम था या फिर एक ऐसी आप कह सकते हैं एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसके जरिए जो था जो लोग जो थे, जो कि उस एंशिएंट सोसाइटी के अंदर जो था रहा करते थे, उनको क्लासिफाई जो था किया जाता था। ठीक है, गोत्र सिस्टम जो था बेसिकली हमारा एक ऐसे तरीके का सिस्टम था या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसके जरिए क्या था, जो भी लोग जो कि उस समय के प्राचीन समाज के अंदर जो था रहा करते थे, उनको क्लासिफाई जो था, उनको विभाजित जो था किया जाता था। ठीक है, इस गोत्र सिस्टम का आखिरकार फंडा क्या है, ठीक है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से। देखिए दोस्तों, आज के हमारे मॉडर्न सोसाइटी के अंदर क्या होता है, जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों को होता है क्लासिफाई करने के लिए, उन सभी के सभी लोगों को हम विभाजित करने के लिए होता है एक बहुत ही जनरल प्रैक्टिस को होता है, ठीक है, बहुत ही जनरल सिस्टम को होता है फॉलो करते हैं, जिसका नाम है सरनेम सिस्टम। आप सभी जानते हैं सरनेम सिस्टम या फिर आप कास्ट सिस्टम भी होता है, कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि हमारे सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी को हम क्लासिफाई करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के सरनेम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे किसी को तिवारी कहते हैं, किसी को वर्मा कहते हैं, किसी को शर्मा कहते हैं, ठीक है, किसी को साहू कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के सरनेम प्रोवाइड करके हमारे सोसाइटी के अंदर रहने वाले सभी लोगों को हम क्लासिफाई यानी कि विभाजित जो होता है करते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से क्या था एंशिएंट सोसाइटी के अंदर भी, ठीक है, जितने लोग जो थे रह रहे थे उन सभी लोगों को जो था क्लासिफाई करने के लिए, उन सभी लोगों को विभाजित करने के लिए जो था गोत्र सिस्टम को जो था फॉलो किया जाता था। आई होप आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए आज के सरनेम सिस्टम के अंदर क्या होता है, हम लोगों को होता है कहीं तिवारी कहते हैं, कहीं वर्मा कहते हैं, ठीक है, किसी को गुप्ता जो होता है सरनेम देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से क्या था इस गोत्र सिस्टम के अंदर भी, ठीक है, किसी को जो था गौतम गोत्र का नाम दिया जाता था, ठीक है, किसी को वशिष्ठ गोत्र का नाम जो था नाम दिया जाता था। ठीक है, जैसे आज हम अलग अलग तरीके के सरनेम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से गोत्र सिस्टम के अंदर क्या था, हम लोगों को अलग अलग तरीके के गोत्र जो थे वो प्रोवाइड करते थे। ठीक है, और एक खास बात जो थे वो ये है कि इस गोत्र सिस्टम की, ठीक है, ये जो गोत्र सिस्टम की जो प्रैक्टिस है, जो प्रथा जो है, इसकी शुरुआत जो थी बेसिकली 1000 BC से जो थी वो शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर और यहां पे जो था एक खास बात जो है वो ये है कि जितने भी गोत्र के जो थे नाम होते थे, ठीक है, इस गोत्र सिस्टम के अंदर जो था जितने भी गोत्र के जो थे नाम होते थे उन सभी का नाम जो था वो किसी ना किसी, ठीक है, जो वैदिक ऋषि होते थे उनके नाम से जो था ड्राइव किया गया था। ठीक है, मतलब कि हर एक जो गोत्र का नाम होता था वो नाम जो था बेसिकली किसी ना किसी जो वैदिक ऋषि होते थे उनसे डराइव किया जाता था। जैसे कि गौतम गोत्र है, ठीक है, तो गौतम आप सभी को पता है गौतम ऋषि थे, वशिष्ठ भी थे ऋषि थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पे क्या होता है गौतम गोत्र रखा गया और वशिष्ठ गोत्र जो था रखा गया। ठीक है, आई होप आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए आज की इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जैसे हम लोगों को क्लासिफाई करने के लिए सरनेम सिस्टम को फॉलो करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से एंशिएंट सोसाइटी के अंदर समाज के अंदर रह रहे लोगों को क्लासिफाई करने के लिए गोत्र सिस्टम को जो था फॉलो किया जाता था, जिसके बारे में बाकी के जो रिलेटेड चीजें हैं वो मैंने आपको यहां नीचे एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, आई होप आपको जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये जो गोत्र सिस्टम जो था, ठीक है, इससे रिलेटेड जो था बहुत सारे रूल्स जो थे बने हुए थे। ठीक है, जैसे इसमें पहला रूल जो आता है वो एक जनरल रूल था कि जितने भी लोग होते हैं जो कि किसी एक गोत्र से जो था बिलोंग करते हैं, ठीक है, किसी कॉमन गोत्र से जो था बिलोंग करते हैं, उन सभी के सभी लोगों को जो था उस गोत्र के, ठीक है, जिस गोत्र के नाम पे मतलब जिस ऋषि के नाम पे उस गोत्र का नाम रखा गया था
उस ऋषि का उन सभी लोगों को जो था वंशज जो था माना जाता था। मतलब जैसे मान लीजिए 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 जो था मान लीजिए लोग हैं, इन सभी 1000 लोगों का गोत्र जो है वो गौतम गोत्र है, ठीक है। तो इन 1000 लोगों को जो होगा, सारे के सारे 1000 लोगों को, इन सभी 1000 लोगों को जो गौतम ऋषि जो थे, ठीक है, इनका पुत्र जो था, इनका संतान जो था वो माना जाता था। दूसरी बात जो थे दोस्तों जो थी वो यहाँ पे ये है कि इस गोत्र सिस्टम के अंदर, ठीक है, एक ये भी कानून था कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो अपने विवाह तक, ठीक है, अपनी शादी तक तो क्या होगा, जो उनके पिता का गोत्र है उसको अडॉप्ट करके रखेंगी, ठीक है। जैसे क्या सरनेम के प्रैक्टिस के अंदर ऐसा होता है, ठीक है, कि शादी तक क्या होती है, जो महिलाएं होती हैं वो अपने जो फादर का सरनेम होता है उसको यूज करती हैं, और शादी के बाद फिर अपने जो हस्बैंड होते हैं उनके सरनेम को यूज करती हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से क्या था, एंशिएंट सोसाइटी के अंदर भी जो फीमेल थी वो शादी तक अपने पिता के गोत्र को इस्तेमाल करेंगी, और फिर शादी के बाद जो होगा अपने हस्बैंड के गोत्र को जो होता है उसको अडॉप्ट कर लेंगी, और अपने पिता का जो गोत्र है उसको त्याग देंगी, ठीक है। दूसरा कानून जो था वो ये था। तीसरा कानून जो था दोस्तों वो ये था कि जो मेंबर्स हैं सेम गोत्र के, ठीक है, बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, ठीक है, किसी एक सेम गोत्र के, वो आपस में शादी जो होता है बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा कानून जो था उससे वो ये था, मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कैन नॉट मैरी, ठीक है। आई होप आपको ये जो गोत्र सिस्टम की जो पूरी की पूरी कहानी है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन सवाल जो होता है वो ये उठता है कि क्या ये जो गोत्र सिस्टम जो था, ठीक है, क्या ये गोत्र सिस्टम जो था इसको यूनिफॉर्मली, ठीक है, इसको स्ट्रिक्टली जो था एंशिएंट सोसाइटी के अंदर फॉलो किया जाता था। इस बात के ऊपर हमको यहाँ पे थोड़ा चर्चा करनी है। देखिए दोस्तों, हमारे जो इतिहासकारक हैं, ठीक है, उनको जो होता है ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस जो होता है मिले हुए हैं, ठीक है, जिनसे ये बात जो होती है वो स्पष्ट हो जाती है, ये बात जो क्लियर हो जाती है कि जो एक गोत्र सिस्टम जो था, ठीक है, इसको एंशिएंट सोसाइटी के अंदर जो था बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली, ठीक है, बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मली जो था इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, आप सभी ने जो था सतवाहन जो रूलर्स हैं, ठीक है, सतवाहन डायनेस्टी जो उन सबके बारे में सुना होगा, ठीक है, सतवाहंस के बारे में, जिनका शासन जो था वो 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 2nd सेंचुरी C तक था, ठीक है। जो वेस्टर्न पार्ट हमारे कंट्री का वहां से लेकर के जो दक्कन वाला एरिया है ना, वहां पे इनका शासन जो था 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी C तक था, ठीक है। हमारे जो इतिहासकारक हैं, ठीक है, उनको खुदाई में जो था सतवाहन जो डायनेस्टी जो थी, ठीक है, सतवाहन जो रूलर्स हैं, इनसे बहुत सारे, इनसे रिलेटेड जो होता है बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो होता है मिले हुए हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि जो सतवाहन रूलर्स जो थे, ठीक है, जो सतवाहन शासक जो थे वो बेसिकली पॉलीजिनस थे। पॉलीजिनस का मतलब होता है कि इनके पास जो थी बहुत सारी रानियां जो थी वो हुआ करती थी, ठीक है, इन्होंने एक से ज्यादा रानियों से विवाह कर रखा था, ठीक है। हमारे लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात जो है जाननी वो ये है कि इन सतवाहन शासकों की, ठीक है, जो बहुत सारी रानियां जो थी वो ऐसी भी थी जिन्होंने शादी के बाद जो था, ठीक है, जिनका नाम जो था वो बेसिकली उनके पिता के गोत्र से जो था ड्राइव किया गया था, ठीक है। सतवाहन शासकों की ऐसी बहुत सारी क्वींस थी, ऐसी बहुत सारी रानियां थी जिनका नाम जो था बेसिकली उनके पिता के गोत्र से ड्राइव किया गया था। उनके जो पति जो थे, ठीक है, जो सतवाहन शासक जो थे उनसे ड्राइव जो था वो नहीं किया गया था, ठीक है। कहने का मेरे मतलब जो था वो ये है कि इवन शादी के बाद भी कुछ ऐसी सतवाहन रानियां जो थी वो थी, ठीक है, कुछ सतवाहन शासकों की ऐसी रानियां थी जिन्होंने इवन शादी के बाद भी अपने पिता को गोत्र को रुका त्यागा नहीं था, अपने पिता के गोत्र को रिटेन करके रखा था, और उन्होंने जो सतवाहन शासक जो थे इनके गोत्र को जो था नहीं अपनाया था, ठीक है। पहली बात जो होती है वो यह है, और दूसरी बात जो होती है वो ये है कि ऐसी बहुत सारी सतवाहन रानियां थी, ठीक है, जिनका गोत्र जो था, जो सतवाहन रूलर्स जो थे इनके गोत्र से जो था मैच करता था, ठीक है। मतलब कि इन्होंने क्या किया था, सेम गोत्र में जो था मैरी कर लिया था, ठीक है, सेम गोत्र के अंदर जो था मैरिज कर लिया था, ठीक है। तो आपने इन दोनों एग्जांपल से जो था देखा कि जो एक गोत्र सिस्टम की, ठीक है, जो रूल जो था यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो गया, ठीक है, जिसके आधार पर जो था हम कह सकते हैं कि जो गोत्र सिस्टम जो था उसको यूनिफॉर्मली जो था प्रैक्टिस नहीं किया जाता था।
अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि अभी अभी हमने देखा कि जो सतवाहन शासक जो थे, ठीक है, और उनकी जो रानियां जो थी, उनके जो गोत्र जो थे वो आपस में मैच करते थे, मतलब उन्होंने सेम गोत्र के अंदर शादी कर ली थी। और हमने जो मैरिज वाला टॉपिक जो था उसके अंदर देखा था कि जो मैरिज का, ठीक है, जो सबसे प्रेवलेंट फॉर्म जो था, जो सबसे प्रेवलेंट फॉर्म जो था वो एक्चुअली क्या था, एक्सोगैमी था। एक्सोगैमी का मतलब क्या होता है कि आप जो होता है अपने खुद के यूनिट के अंदर शादी नहीं करेंगे, ठीक है, आप शादी जो होता है अपनी जो खुद की यूनिट है, अब वो यूनिट चाहे वो कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कोई खानदान हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, आप शादी जो होता है उस अपनी जो यूनिट है उससे बाहर करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोगैमी कहते हैं, जो कि एंशिएंट सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म जो था मैरिज का होता था। लेकिन अभी आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सतवाहन शासक जो है वो अपने खुद के यूनिट के अंदर, अपने खुद के गोत्र के अंदर शादी कर रहे हैं। यानी कि यहां से एक बात और स्पष्ट होती है कि एंशिएंट सोसाइटी के अंदर एक्सोगैमी फॉर्म जो था मैरिज का, इसके साथ साथ क्या था, जो इंडोगैमी फॉर्म जो था, इंडोगैमी फॉर्म भी जो था, ठीक है, जो इंडोगैमी फॉर्म जो था मैरिज का, ये भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था। मतलब कि एक्सोगैमी के साथ साथ जो था इंडोगैमी प्रैक्टिस जो थी वो भी एग्जिस्ट करती थी। ये बात जो थी यहाँ पे क्लियर होती है। खैर ये जो इंडोगैमी फॉर्म जो था मैरिज का, ये बेसिकली साउथ इंडिया के अंदर, एंशिएंट टाइम में साउथ इंडिया के अंदर जो था बहुत ज्यादा प्रेवलेंट में था। ये बात जो था ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं जो था अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा जो बहुत ही आसान सा है, छोटा सा एकदम है, लेकिन उसका जानना जो था हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर मदर्स इंपॉर्टेंट। ये खैर है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन इस छोटे से टॉपिक से, ठीक है, एंशिएंट सोसाइटी के अंदर महिलाओं का समाज में क्या स्टेटस था, ठीक है, समाज में उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या सिग्निफिकेंस था, वो हमको उसके एक छोटी सी पिक्चर हमको इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारा जो सोर्स नंबर 4 है, ठीक है, जो सोर्स नंबर 4 है उसको अगर आप देखें, ठीक है, उसको आप क्लियरली जो था ऑब्जर्व करें, तो उसमें आप पाएंगे कि जो सतवाहन रूलर्स हैं, जो सतवाहन रूलर्स हैं, ठीक है, उन सभी के जो नाम उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, जो भी सतवाहन रूलर्स के नाम उस सोर्स नंबर 4 के अंदर लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे नाम जो थे, ठीक है, जो भी सतवाहन रूलर्स के जो नाम हैं जो उसके अंदर लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे नाम जो होते हैं वो उनके मदर के गोत्र से डिराइव किए गए हैं, ठीक है, उनके मदर के गोत्र से डिराइव किए गए हैं, उनके फादर के गोत्र से जो था बिल्कुल भी डिराइव नहीं किए गए हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि सोर्स नंबर 4 के अंदर अगर आप क्लियरली देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि सतवाहन रूलर्स के जितने भी नाम जो थे, ठीक है, वो उनके फादर के गोत्र से ड्राइव ना करके उनके मदर के गोत्र से जो था ड्राइव किए गए थे, ठीक है। तो इससे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कि मदर्स की जो सिचुएशन जो थी, ठीक है, इनकी जो स्टेटस जो थी, महिलाओं की जो स्टेटस जो थी वो एंशिएंट सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं जो तो थोड़ी अच्छी थी। लेकिन अगर आप वही सोर्स नंबर 5 को देखें, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो दुर्योधन है और उनकी जो माता जी जो थी, ठीक है, उनके बीच में कन्वर्सेशन दिया गया है, जहां पे उनकी जो माता जी है वो दुर्योधन को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि आप वॉर में जो होता है पार्टिसिपेट मत कीजिए, ठीक है, वॉर मत कीजिए। लेकिन हो क्या रहा है, दुर्योधन पूरी तरीके से अपनी मां को बात को ठुकरा देता है। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि महिलाओं की सिचुएशन जो थी वो, उनका इंपॉर्टेंस जो था वो सोसाइटी के अंदर नहीं था। अगर होता तो दुर्योधन अपनी मां की बात को जरूर मानता। और इसके साथ साथ दोस्तों हमको यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि अभी तक हमने जहां पे भी देखा है, ठीक है, वहां सब पे जो था वो मेल का डोमिनेशन ही रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर प्रॉपर्टी से बात हो तो भी किसको मिल रही है, मेल को। अगर राजगद्दी की बात हो किसको मिल रही है, मेल को मिल रही है, ठीक है, मतलब जितनी भी चीजें जो थी, जितने भी प्रेफरेंस जो थे वो मेल को मिल रहे थे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल जो है, जो यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल हमको मिला है, ठीक है, जहां पे हमको वुमेन्स की जो कंडीशन जो थी एंशिएंट सोसाइटी के अंदर, जिसके आधार पर हमको थोड़ी बहुत अच्छी दिखाई देती है ये पिक्चर, और बाकी की जो अभी हमने वुमेन से रिलेटेड जो बातें डिस्कस की हैं, ठीक है, अभी और पिछले टॉपिक्स के अंदर, अगर उन दोनों सिचुएशन को मैच करें तो कहीं ना कहीं जो होता है हमको एक कंट्राडिक्टरी पोजीशन जो होती है देखने को मिलती है, ठीक है, जिससे स्पष्ट ये होता है कि कहीं ना कहीं जो एंशिएंट सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जो वुमेन्स की स्टेटस जो थी वो एक्चुअली में बेकार थी, ठीक है, लो हुआ करता था, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल जो है वो हमको यही सजेस्ट करते हैं कि एंशिएंट सोसाइटी के अंदर महिलाओं की जो स्टेटस जो था वो सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा लो था। चलते हैं जो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों जो था हमारा बहुत ही ज्यादा जो था इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे इसके मैंने आपको पहले बता रखा है कि सारे के सारे टॉपिक्स जो था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला टॉपिक जो था इस साल बोर्ड के अंदर आया था, प्लीज इसको जो था बहुत ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो है वो सोशल डिफरेंस, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हमको जो एंशिएंट सोसाइटी के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर जो था, एंशिएंट सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर जो था उसके बारे में जो था बात करनी है। देखिए दोस्तों हमारी जो एंशिएंट सोसाइटी जो थी, ठीक है, एंशिएंट सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, एंशिएंट सोसाइटी जो थी बेसिकली 4 वर्णों के अंदर जो था, 4 वर्ण के अंदर जो था वो बेसिकली बटी हुई थी, ठीक है। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? पहला जो था वो था ब्राह्मण, ठीक है, दूसरा जो था वो था क्षत्रिय, तीसरा जो था वैश्य, और फोर्थ जो थे वो थे शूद्र, ठीक है। ये चारों के चारों जो वर्ण जो थे, ठीक है, इनका आइडियल ऑर्डर जो था, ठीक है, इनका एक एक्सेप्टेबल क्रम जो था, उसका जिक्र जो होता है हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, ठीक है, जो धर्मशास्त्र हैं या फिर जो हमारे धर्मशास्त्र हैं या फिर हमारे जो धर्मसूत्र हैं, ठीक है, उसके अंदर ये जो दोनों के दोनों जो ग्रंथ हैं, लिख देता हूं, जो धर्मसूत्र हैं, इन दोनों के दोनों टेक्स्ट के अंदर ये जो 4 वर्ण जो थे इसके आइडियल ऑर्डर को, ठीक है, इनका एक्सेप्टेबल क्रम क्या होगा उसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। जहां पे जो था बताया गया है कि सोसाइटी के अंदर जो ब्राह्मण वर्ग होगा वो सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे क्षत्रिय होगा, उसके नीचे वैश्य होगा और सबसे नीचे शूद्र होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात जो होती है वो इंपॉर्टेंट वो ये है कि जितने भी जो वर्ण जो थे, ठीक है, ये चारों के चारों जो वर्ण जो थे इसके अंदर जो बेसिकली जो पोजीशन जो थी, जो पोजीशन होती थी लोगों की वो एक्चुअली बर्थ के द्वारा जो थे डिटरमाइन होती थी, ठीक है। मतलब कि किस व्यक्ति का कौन सा जो होता है वर्ण होगा वो एक्चुअली उसके जन्म के ऊपर डिपेंड करती थी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो होता है ब्राह्मण वर्ग के अंदर जन्म लेगा तो उसका जो वर्ण होगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो होता है क्षत्रिय वर्ग के अंदर होता है जन्म लेता है तो उसका जो वर्ण होगा वो क्षत्रिय हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बात जो तो क्लियर हो गई होगी। इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारे धर्म सूत्र हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, इनके अंदर इन चारों के चारों वर्णों का आइडियल ऑक्यूपेशन क्या होगा, ठीक है, सोसाइटी के अंदर ये कौन कौन से कार्य को, कौन कौन से व्यवसाय को कर पाएंगे, ठीक है, या फिर सोसाइटी के कौन से व्यवसाय को किस ग्रुप के अंदर करना है उसका जिक्र भी होता है धर्मसूत्र और धर्म शास्त्रों के अंदर होता है वो दिया गया है। चलिए उसको भी होता है डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों इस धर्मसूत्र या फिर धर्म शास्त्रों के अंदर होता बताया गया है कि जो ब्राह्मण होंगे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। ब्राह्मणों के बारे में होता बताया गया है कि जो ब्राह्मण होंगे वो बेसिकली जो वेद वगैरह हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे और उनको पढ़ाएंगे, यानी कि स्टडी एंड टीच वेद। दूसरा इनके बारे में जो बताया गया है कि ये लोग यज्ञ वगैरह जो होता है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और परफॉर्म करवाएंगे, हाँ, ठीक है, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म। दूसरा इनका वर्क जो होता है वो ये बताया गया है, ठीक है। तीसरा इनका बात जो होता है बताया गया है कि ये लोग मतलब कि दान वगैरह जो होता है वो देंगे और दान वगैरह लेंगे भी, ठीक है। अगर हम बात करें क्षत्रिय की तो क्षत्रिय के बारे में आप सभी जानते हैं, क्षत्रिय के बारे में बताया गया कि ये लोग वॉर में जो होता है पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो होता है ये लोग लोगों की जो होता है रक्षा करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो होता है जो भी न्याय वगैरह के काम है, ठीक है, जस्टिस वगैरह से रिलेटेड जो भी काम है, ठीक है, कानून से रिलेटेड जो काम है वो सब भी जो होता है क्षत्रिय वर्ग ही जो होता है परफॉर्म करेगा। इसके साथ साथ जो होता है जो तीसरे अन्य काम है, ठीक है, जैसे कि क्षत्रिय जो था वो वेद वगैरह भी जो है पढ़ सकते हैं, क्षत्रिय जो है वो यज्ञ वगैरह भी जो है करवा सकते हैं, ठीक है, कर नहीं सकते करवा जो है दिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है क्षत्रिय वगैरह जो थे ये दान भी जो था कर सकते थे जैसा कि ब्राह्मण कर सकते थे। इसके साथ साथ जो वैश्य जो थे, वैश्य जो था इनको बताया गया था कि जो ट्रेडिंग का काम होगा, ठीक है, जो एग्रीकल्चर का काम होगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जो पशुपालन वगैरह का जो काम होगा, ठीक है, पेस्टोलिस्ट का जो काम होगा
वो सारे के सारे काम जो थे वो एक्चुअली वैश्य वर्ग के लोग जो था संभालेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ वैश्यों को जो था ये बाकी के जो 3 ठीक है राइट जो थे, ठीक है, जैसे कि उनको वेद पढ़ना भी अलाउ था, उनको दान करना भी अलाउ था और उनको यज्ञ करवाना भी अलाउ था। वहीं अगर हम बात करें शूद्र की, तो शूद्रों को जो था केवल एक काम दिया गया था कि जो शूद्र होते हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के जो होता है वो केवल सेवा ही करेंगे। ठीक है, उनको वही बाकी के सारे राइट्स जो थे वो बिल्कुल भी जो थे नहीं मिले हुए थे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी की सारी बातें जो समझ आ गई होंगी। और ये जो पूरा का पूरा वर्ण ऑर्डर का जो सिस्टम था, ठीक है, जो ये वर्ण व्यवस्था जो थी, इसको समाज के अंदर जो था स्ट्रिक्टली लागू करने के लिए जो था, इसको सोसाइटी के अंदर जो था रीइंफोर्स करने के लिए जो ब्राह्मण वर्ग जो थे, इन्होंने जो था बहुत सारे तरीके के मेथड जो थे अपनाए थे, ताकि सोसाइटी के अंदर जो ये क्या कहते हैं, जो ये वर्ण ऑर्डर जो होता है, इसको लोग जो था स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब ऐसे कौन कौन से मेथड थे उनके बारे में तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले जो था ब्राह्मणों ने जो पहला मेथड अपनाया वो ये बताया कि इन्होंने कहा कि जो ये वर्ण ऑर्डर है, ठीक है, जो ये वर्ण ऑर्डर है ये एक्चुअली डिवाइन ओरिजिन है। ठीक है, डिवाइन ओरिजिन है। ठीक है, डिवाइन ओरिजिन से मेरा मतलब जो होता है वो ये है कि इन्होंने कहा कि इसकी रचना जो थी हमने नहीं की है। ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था जो थे इसको भगवान ने जूता बनाया है। ठीक है, ये भगवान की देन है। ठीक है, अब क्योंकि परमात्मा के द्वारा जूता दी गई है तो इसको आपको जूता फॉलो करना पड़ेगा। पहला जूता मेथड ये अपनाया। दूसरी बात जो थे, इन्होंने ये जो भी राजा वगैरह होते थे, ठीक है, उनको जो थे एडवाइस करते थे, ठीक है, उनको जो था सुझाव देते थे। ठीक है, उनको जो था बेसिकली सुझाव दिया करते थे कि आप अपने साम्राज्य के अंदर, ठीक है, आपका जो भी जो राज्य है उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको ये जो वर्ण ऑर्डर है, ठीक है, उसको फॉलो करने के लिए जो है स्ट्रिक्टली उसके ऊपर जोर दीजिए। दूसरा जो था सिस्टम जो था, मतलब दूसरा मेथड जो था इनका वो ये था। तीसरा मेथड जो था वो ये था कि जो ब्राह्मण होते थे वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे, ब्राह्मण लोगों को कन्विंस करने की कोशिश क्या करते थे कि आपका जो स्टेटस जो है, ठीक है, आपकी जो पोजीशन है सोसाइटी के अंदर वो आपके बर्थ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तीसरा मेथड जो था वो ये था। चौथा मेथड जो था ब्राह्मणों ने जो था वो ये भी अपनाया था कि ब्राह्मण्स ने, ठीक है, ये जो वर्ण ऑर्डर जो था इसको रीइंफोर्स करने के लिए कुछ टेक्स्ट के अंदर जो था, ठीक है, कुछ टेक्स्ट वगैरह के अंदर जो था स्टोरीज को भी जो था इंक्लूड किया था। महाभारत वगैरह हो गया ना, उसमें भी ऐसे कुछ स्टोरी जो थे इन्होंने लिखी थी जिसके जरिए जो ये वर्ण ऑर्डर जो होता है इसको लोग जो होता है मतलब पढ़ें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, यहाँ पे आपने जो था एक श्लोक भी जो था पढ़ा होगा, ठीक है, पुरुष सूक्ति का। ठीक है, ठीक है, तो आपके लिए जो है सवाल है कि जो पुरुष सूक्ति करके जो एक श्लोक है, ठीक है, वो भगवत गीता में जो कहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है। ठीक है, जिसमें ये चर्चा की गई है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के बारे में चर्चा की गई है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इस श्लोक को किस पार्ट के अंदर भगवत गीता के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए दोस्तों, सवाल जो होता है यहाँ पे आता है कि ये जो वर्ण ऑर्डर जो था, ठीक है, ये जो वर्ण व्यवस्था जो थी जिसका निर्माण जो था ब्राह्मणों ने किया, क्या इस वर्ण व्यवस्था को भी जो था यूनिफॉर्मली या फिर स्ट्रिक्टली सोसाइटी के अंदर फॉलो किया जाता था, या इसके अंदर भी कुछ जो गोत्र सिस्टम जो था उसी की तरीके से कुछ इसके अंदर भी जो था ढीलाईपन था, वो भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ण ऑर्डर जो था, ठीक है, वर्ण ऑर्डर जो था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होता है कि हमारे एंशिएंट सोसाइटी के अंदर पड़े हुए हैं जिनसे ये बात जो है स्पष्ट हो जाती है कि जो वर्ण ऑर्डर जो था जिसका निर्माण जो था एक्चुअली ब्राह्मणों ने किया, इसको यूनिफॉर्मली जो था सोसाइटी के अंदर फॉलो नहीं किया जाता था। जैसे पहली बात यहाँ पे जो बताई गई है कि एंशिएंट सोसाइटी के अंदर, देखिए आप सभी जानते हैं कि क्षत्रिय जो थे, ठीक है, केवल क्षत्रिय जो है वो यही किंग बन सकते हैं। ठीक है, राजा बनने का अधिकार केवल किसका है? क्षत्रिय का है। लेकिन हमारे एंशिएंट सोसाइटी के अंदर जो होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो है साम्राज्य हैं, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी जो है डायनेस्टीज हैं जो कि अपने ओरिजिन से जो था क्षत्रिय नहीं थी। ठीक है, जो कि क्षत्रिय वर्ग से जो था बिलोंग नहीं करती थी। जैसे अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर की, ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर ये किस वर्ग से जो था बिलोंग करते थे, ये इस बात की जो है क्लियरिटी अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, जो बाद के जो बुद्धिस्ट के जो ग्रंथ हैं, ठीक है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं वो तो उनके अनुसार
बुद्धिस्ट टेक्स्ट का जो था कहना है कि जो मौर्यन जो थे वो एक्चुअली क्षत्रिय थे। वहीं पे जो ब्राह्मण के जो जितने भी टेक्स्ट हैं, ठीक है, जितने भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं उनके अनुसार ठीक है, जो मौर्य हैं, ठीक है, एक्चुअली एक बहुत ही लो कम्युनिटी से जो था, एक बहुत ही लो कास्ट वाली कम्युनिटी से जो था बिलोंग करते थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि मौर्यन जो थे, ठीक है, जो कि इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, उसके एक लो कम्युनिटी से बिलोंग करने की भी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं जो है दिखाई देती है। इसके साथ साथ दोस्तों जो कुषाण जो थे, ठीक है, सॉरी कुषाण में लिख दिया, जो शुंग जो थे, शुंग डायनेस्टी और कानवास डायनेस्टी के लोग जो थे, ठीक है, जो कि बेसिकली मौर्यन एम्पायर के बाद आते हैं, ये दोनों के दोनों डायनेस्टी जो थे बेसिकली वो ये दोनों के डायनेस्टी के जो रूलर जो थे वो बेसिकली अपने ओरिजिन से, ठीक है, वो अपने ओरिजिन से जो था बेसिकली ब्राह्मण थे। ठीक है, वो क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, वो क्षत्रिय कुल से जो था बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, ये जो था ब्राह्मण कुल से जो था बिलोंग करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो था, ठीक है, आपने जो था वो शक रूलर्स के बारे में जो था सुना होगा। ठीक है, शक रूलर्स जिन्होंने जो था, जो कि बेसिकली सेंट्रल एशिया से जो था आए थे। ठीक है, सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे, जिन्होंने बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमारे कंट्री के रूल स्थापित किया था। ठीक है, इन शक रूलर्स को भी जो था, जो ब्राह्मण हैं, ठीक है, हालांकि तो ये क्या थे, एक शासक हैं, लेकिन इनको ब्राह्मण जो था एक्चुअली बारबेरियंस मानते हैं। ठीक है, इनको बारबेरियंस मानते हैं। ठीक है, बारबेरियंस मतलब एक तरीके से बार्बर प्रजाति का, या फिर आप कह सकते हैं असभ्य, एक तरीके से इनको असभ्य मानते हैं, या फिर इनको विदेशी विरुद्ध कहते हैं। ठीक है, इनको आउटसाइडर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है तो शासक, लेकिन इनको ब्राह्मण जो था वो असभ्य कह रहे हैं। ठीक है, लो कास्ट, एक लो ऑर्डर का होता है इनको कह रहे हैं। ठीक है, इनको विदेशी जो था कह रहे हैं। ठीक है, तो आप ये जितने भी एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, इनसे एक बात जो होती है वो क्लियर हो जाती है कि एंशिएंट सोसाइटी के अंदर, ठीक है, एंशिएंट सोसाइटी के अंदर क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय होना, ठीक है, राजा बनने की जो थी वो कोई एक मतलब कह सकते हैं कोई एक फिक्स पैरामीटर जो था वो नहीं था। ठीक है, ऐसा जरूरी जो था नहीं था कि अगर किसी को राजा बनना है तो उसका क्षत्रिय होना जो था जरूरी है। ठीक है, बेसिकली इन सारे एग्जांपल से होता है एक बात निकल के आती है, और बात जो होती है वो ये है कि उस समय भी एंशिएंट सोसाइटी के अंदर भी क्या था, हर वो व्यक्ति, ठीक है, जो कि लोगों के सपोर्ट को मोबिलाइज कर सके, ठीक है, जो कि लोगों के सपोर्ट को गेन कर सके, और जिसके पास जो था बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हो, हर वो व्यक्ति जो था राजा जो था वो बन सकता था। हर ऐसा व्यक्ति जो था वो शासक बन सकता था। ठीक है, आई होप आपको ये सारी के सारी बातें जो थे समझ आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि अभी हमने देखा शक रूलर्स के बारे में। ठीक है, शक रूलर्स को ब्राह्मणों ने क्या कहा था, बारबेरियंस का, ठीक है, असभ्य का, जंगली का उनको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जो आती है वो ये है कि हमारे जो इतिहासकारक हैं, ठीक है, हमारे इतिहासकारक को शक शासक का, ठीक है, जो शक डायनेस्टी है, जो इसका सबसे आप कह सकते हो जो सबसे जो फेमस रूलर जो है, ठीक है, जिनका नाम जो है रुद्रदामन है। ठीक है, रुद्रदामन जो है, जो कि शक डायनेस्टी के होता है बहुत ही फेमस रूलर हैं। इनसे रिलेटेड होता है एक इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है हमारे इतिहासकारकों को, जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे जो ये रुद्रदामन जो थे, इन्होंने सुदर्शन लेक जो है ना उसका मरम्मत करवाया था, उसके बारे में इसकी चर्चा जो की गई है। लेकिन यहाँ पे खास बात जो होती है वो ये है कि जो इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे रुद्रदामन ने सुदर्शन लेक को था वो इसकी मरम्मत कराया था या फिर उसको दोबारा बनवाया था, वो इंस्क्रिप्शन होता है बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, जो कि किसकी लैंग्वेज है, ब्राह्मण की लैंग्वेज है। ठीक है, अब इनको ब्राह्मण जो होता है क्या कर रहे हैं, असभ्य कह रहे हैं। ठीक है, इनको आउटसाइडर कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने इनसे रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है हमारे इतिहासकारों को वो तो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर है। तो यहां से होता है एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भले ये शक रूलर्स क्या थे, बाहरी थे, लेकिन इनको संस्कृत परंपरा जो थी, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज जो थी, इनकी अच्छी खासी जो था वो ज्ञान जो था, नॉलेज जो था वो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है वो एक्चुअली सातवाहन रूलर्स का है। ठीक है, जो कि इस बात को स्पष्ट करता है कि वर्ण ऑर्डर को जो था यूनिफॉर्मली एंशिएंट सोसाइटी के अंदर फॉलो नहीं किया जाता था। देखिए दोस्तों, सातवाहन शासकों का जो सबसे फेमस रूलर जो है, ठीक है, जिसका नाम है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। दोस्तों आप एक बार स्पेलिंग जो था प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग का जो था थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, सातवाहन शासकों में जो सबसे फेमस रूलर जो है जिसका नाम है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी,
ये रूलर जो होता है दोस्तों बेसिकली आपको अपने आप को जोता है, ठीक है, ये अपने आप को रोता है। एक ब्राह्मण भी बताता है, ठीक है, एक यूनिक ब्राह्मण जो बताता है कि मैं एक यूनिक ब्राह्मण भी हूं, ठीक है, अपने आप को एक ब्राह्मण होने का भी जोता है दावा करता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जोता है ये अपने आप को डिस्ट्रॉयर भी बताता है, ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रॉयर भी बताता है। प्राइड ऑफ क्षत्रिय, अपने आप को क्षत्रियों के घमंड का विनाशक भी जोता बताता है, ठीक है, मतलब ये बताता है कि मैंने क्षत्रियों के जितने भी प्राइड जो थे, ठीक है, जो घमंड जो थे उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, ये भी अपने आप को रोता बताता है, ठीक है, मतलब कि कुल मिला करके अब भाई प्राइड जो था क्षत्रियों को कैसे डिस्ट्रॉय करेगा लड़बड़ करके, ठीक है, तो ये अपने आप को रोता ब्राह्मण भी बता रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ अपने आप को क्षत्रिय भी बता रहा है, ठीक है, दोनों की दोनों क्या है एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी बात है। दूसरी बात यहाँ पे जो आती है वो ये है कि ये जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो है, ठीक है, इसने जो होता है दावा किया है कि मैंने अपने शासन के दौरान जो था इस बात को पूर्ण तरीके से स्पष्ट कर रखा था कि मेरे शासन के दौरान, ठीक है, कभी भी इंटर मैरिज जो थी वो नहीं हुई, ठीक है, इंटर मैरिज का मतलब जो होता है वो ये है कि कभी भी एक वर्ग के व्यक्ति ने दूसरे वर्ग के व्यक्ति के साथ जो था कभी भी शादी नहीं की, ठीक है, ऐसा इसने कहा है कि मेरे शासनकाल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ब्राह्मण ने जो था वो शूद्र से विवाह कर लिया, शूद्र ने दूसरे वर्ण के लोगों से विवाह कर लिया, ठीक है, ये इंटर मैरिज जो है वर्ण के बीच में कभी भी जो थे नहीं हुई, ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि इसने अपने शासनकाल में वर्ण व्यवस्था जो थी उसको बहुत ही मजबूती से जो था फॉलो किया था। लेकिन उसी समय क्या होता है ये खुद गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो है वो रुद्रदामन जिसको ब्राह्मणों ने क्या कहा है कि एक लो ओरिजिन का है, ठीक है, एक असभ्य है, इनके रिश्तेदारों के साथ जो होता है ये एक मैरिज अलायंस जो होता है वो बना लेता है, ठीक है, एक मैरिज अलायंस, ठीक है, इनके रिश्तेदारों के साथ जो होता है वो शादी कर लेता है, ठीक है। अब इसको ब्राह्मण जो होता है वो क्या कर रहे हैं रुद्रदामन को लो ओरिजिन का कर रहे हैं, ठीक है, ये मतलब कि जो कास्ट सिस्टम जो है उससे बाहर है, और ये क्या कह रहा है कि नहीं मैंने तो जो था अपने समय में वर्ण व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया, ठीक है, दोनों की दोनों कंट्राडिक्टरी बात है, वर्ण व्यवस्था को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि वर्ण व्यवस्था से बाहर है उनसे विवाह भी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की दोनों क्या है कंट्राडिक्टरी यहाँ पे बात है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से भी जो था आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एंशिएंट सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं क्या था जो वर्ण ऑर्डर जो था इसको यूनिफॉर्मली जो था इसको स्ट्रिक्टली जो था फॉलो बिल्कुल भी जो था नहीं किया जाता था। इतने सारे एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद जो था आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ये इस साल भी बोर्ड के अंदर आया था। आई होप आपको ये सारी की सारी जो कथा जो थी वो समझ में आ गई होगी, ठीक है, बाकी की चीजें जो होती है उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, वरना वीडियो जो था बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको जो था आज का वीडियो जो था कैसा लगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो था कैसा लगा मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही जो होता है वो एक ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर होता है मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे होता ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।